ठीक है सभी, ये यहां तक हाथ, ओके ओके ओके। तो जैसा कि बच्चों हम लोग ये थर्ड लेक्चर अपना हाइड्रोकार्बन का है ना, थर्ड लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग पहले लेक्चर में आप लोगों से बातें किए हैं किस चीज का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सेकेंड लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बातें हमने आपसे की थी। अब हम थर्ड लेक्चर में आप लोगों के सामने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन बचा हुआ है और उसके बाद हम लोग एल्कीन चालू करेंगे। देखिए थर्ड लेक्चर है, आप ये मत सोचिए कि थर्ड लेक्चर है, कम समय का भी वीडियो आपके सामने दिया जा रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन चालू किए थे, उसमें सबसे पहले हम लोग एफएसआर से रूबरू हुए थे, एफएसआर पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे कुछ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक बालक, ओके सर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की अगर मैं बात करूं बालक, तो सबसे पहले जो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, क्या आप क्लास 10 से सर हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, आपको कैसे पता? अच्छा बालक, जैसे कंबशन रिएक्शन, क्या होता है बालक? कंबशन रिएक्शन। अगर मैं कंबशन रिएक्शन की बात करूं तो कंबशन रिएक्शन में मैं लिखूंगा डेफिनेशन, आपको सीधी सी बात बता रहा हूं। व्हेन एल्कीन ऑक्सीडाइज बाय एयर, या ये बोलिए व्हेन एल्कीन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल फॉर्म, और काफी ज्यादा अमाउंट में हीट भी वहां पे रिलीज होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कंबशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कंबशन रिएक्शन में हमने आपसे बोला ये क्या है आपका मीथेन, सर क्या है? मीथेन है। हमने इसको मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमने सिंपल सीधा बोला था जितना कार्बन होगा उतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिएगा, और जितना हाइड्रोजन होगा, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है तो उसका आधा मोल पानी बना दीजिएगा। ओके सर। अगर हमने आपसे कहा ये क्या है आपका, सर ये है ब्यूटेन, क्या है बालक? ये आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन का अगर एयर ऑक्सीडेशन में हम इसको बर्न कराए तो 4 कार्बन होंगे, तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एक ब्यूटेन में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 3 2 5 2 7 2 9, कितना? 3 3 6 4 10, 10 का मतलब 5 मोल क्या बन जाएगा आपके सामने? पानी बन जाएगा। देखिए 2 ऑक्सीजन तो 4 ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस कर लो 2O2। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 गुना 8 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन, तो 13, और 13 यानी कि यहाँ पे कर लो 13/2। ओके सर। जैसे ये मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन इज द टाइप ऑफ एल्केन, और इसका भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 6 मोल CO2 बन जाएगा। कितना मोल CO2 बन जाएगा? 6 मोल CO2 बन जाएगा। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन पाए जाएंगे? 2 4 6 8 10 12। 12 का मतलब यहाँ पे अगर 12 का मतलब कि 6 मोल अपने पास क्या बन जाएगा? पानी, सॉरी 12 का मतलब, हाँ 12 का मतलब 6 मोल आपके पास पानी बन जाएगा। उसके बाद बालक बात करें तो 12 6 18, यहाँ पे 9 कर दे तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस। अगर मैं आपके सामने C5H12 रखूं, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया जाए तो भैया 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मोल मेरे लाल? 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 12 ऑक्सीजन है तो 6 मोल पानी बनेगा, 6 मोल पानी बनेगा, और 6 और यहाँ पे 10 तो 15, क्या हो गया? 6 10 15, और 15/2 कर देंगे यहाँ पे 15/2 कर देंगे, तो ये कहानी होगा। तो समझिएगा इन कंबशन क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ हीट विल रिलीज, यानी काफी ज्यादा अमाउंट में हीट का रिलीज होता है, हीट का रिलीज होता है। एक मिनट बालक, ओके काफी ज्यादा यहाँ पे हीट का रिलीज होता है, और टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगली ऑक्सीडेशन की बात करें मेरे भाई, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। कंबशन के बाद हम लोग अगला चालू करेंगे बाई KMnO4। क्या बोला? क्या बोला? बाई KMnO4। KMnO4, KMnO4 के बारे में जैसे ही आया मैंने आपके सामने एक बात बोला, एल्कीन नॉट ऑक्सीडाइज बाई KMnO4। एल्कीन नॉट ऑक्सीडाइज बाई KMnO4। एल्कीन नॉट ऑक्सीडाइज बाई KMnO4 एट रूम टेम्परेचर। ठीक भाई,
एट रूम टेम्परेचर। एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होता है KMnO4 से। और एक बात समझिएगा, यहाँ पे मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं कि ओनली tertiary मतलब only which alkane oxidized by KMnO4 which have tertiary hydrogen, which alkane oxidized by KMnO4, which alkane oxidized by KMnO4, which alkane oxidized by KMnO4 है ना, KMnO4 जिसके पास क्या होगा बालक, जिसके पास क्या होगा टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। जैसे सर क्या कहने का मतलब है, जैसे बालक मान लो ये हम आपके सामने रखे हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका मैंने KMnO4 से ऑक्सीडाइज कराया, तो भैया ये टर्शियरी हाइड्रोजन है, ये क्या है? ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन, और ये क्या हुआ? टर्शियरी हाइड्रोजन। तो जो टर्शियरी हाइड्रोजन होगा वो किसमें ऑक्सीडाइज होगा? अल्कोहल में ऑक्सीडाइज होगा। किसमें ऑक्सीडाइज होगा? अल्कोहल में ऑक्सीडाइज होगा। तो KMnO4 से मे बी मोनोहाइड्रिक, मे बी डाइहाइड्रिक, मे बी ट्राइहाइड्रिक, तीनों टाइप के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। सर बना के दिखाओ तब तो मजा आएगा। पहली बात याद रखिएगा, कंबशन में क्या बोला? एल्केन को जलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एयर, तो भैया क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होंगे। उसके बाद हमने बोला KMnO4, KMnO4 की बात किया जाए तो KMnO4 की बात करोगे तो ये देखो मैंने ये आपके सामने एल्केन रखा। क्या रखा भैया? एल्केन लाया। इस एल्केन में ये क्या है? टर्शियरी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। इसको जब KMnO4 से ही ऑक्सीडाइज किया गया तो क्या होगा बालक? यहाँ पे क्या होगा? ये जहां जहां टर्शियरी है वहां वहां क्या लग जाएगा? एक एक OH लग जाएगा, यानी टर्शियरी हाइड्रोजन में हम OH ग्रुप लगा देंगे। ये मैंने आपके सामने बनाया बालक, ये आपके सामने बनाया गया, ये आपके सामने बनाया गया। ये क्या है? ये भी क्या है सर? ये अभी अभी आप करा के आए हो। यहाँ पे ये क्या है? टर्शियरी हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे टर्शियरी हाइड्रोजन के बदले OH लग जाएगा। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने बोला ये आपका क्या है सर? ये आपका एल्कीन है, इसका भी अगर KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो भैया ये भी टर्शियरी हाइड्रोजन है, ये भी टर्शियरी हाइड्रोजन है, ये भी टर्शियरी हाइड्रोजन है। तो यानी क्या होगा? हर टर्शियरी हाइड्रोजन के पास क्या आके लग जाएगा? OH ग्रुप। हर टर्शियरी हाइड्रोजन के पास आके क्या लग जाएगा? OH ग्रुप। अब भैया ये क्या बना आपका? ये आपका क्या ट्राइहाइड्रिक बना, ये आपका क्या मोनोहाइड्रिक बना, ये आपका क्या डाइहाइड्रिक बना। सर मोनो डाई ट्राइहाइड्रिक किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? नंबर ऑफ, अगर OH ग्रुप 3 होगा तो ट्राइहाइड्रिक, नंबर ऑफ OH ग्रुप 1 होगा तो मोनोहाइड्रिक, नंबर ऑफ OH ग्रुप 2 होगा तो डाइहाइड्रिक। पहली बात कंबशन होगा ऑक्सीजन की वजह से, जितना कार्बन उतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा मोल H2। अगर KMnO4 से, तो KMnO4 से जनरली एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, है ना। लेकिन हम टर्शियरी हाइड्रोजन अगर एल्केन में है तो वो एल्केन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बना सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है भाई साहब, अगली बात आती है बाई मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, यानी इसकी अगर मैं बात करूं बालक कि ये क्या ऑक्सीडाइज होगा, तो बिल्कुल होगा मेरे भाई। क्या होगा? बिल्कुल ऑक्सीडाइज होगा। और समझिएगा ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? जैसे देखिएगा आपके सामने ये क्या रखा गया सर? ये क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन है। जब इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराया जाता है MO2O3 से तो ये क्या करेगा? आपको एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। कहां पे? इस हाइड्रोजन के पास। और ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH। किसमें बालक? OH में। इसको फिर एक ऑक्सीजन मिलेगा, फिर एक हाइड्रोजन को मिलता है ऑक्सीजन, क्योंकि O2 होता है, एयर होता है, तो O2 में 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन के पास लगेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये भी OH और ये भी OH, और एक कार्बन पे 2-2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। और एक कार्बन पे 2-2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। अब देखिएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा भाई साहब? यहाँ से पानी निकल जाएगा, और जैसे ही यहाँ से पानी निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या? पानी निकलने के बाद सर यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बालक? एल्डिहाइड।
क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो आपको ये सिंपल कहानी क्या याद रखना है, जैसे सर ये मान लीजिए CH4 है, इसका O2 से रिएक्शन कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ Mo2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, जितने कार्बन का एल्केन है उतने कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया जाए। जैसे सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसका भी ऑक्सीडेशन कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। तो भैया यहाँ पे एक का 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना दीजिए, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड। सर अगर मान लेते हैं 3 कार्बन का एल्केन होता, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का एल्केन होता, और भाई साहब अगर इसको ऑक्सीडाइज कराया जाए तो क्या होगा, तो सर 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। हाँ सर बिल्कुल आसान चीज है ये सब, अबे और नहीं तो क्या मेरे भाई, आसान तो है, पूरी केमिस्ट्री आसान। तो ऑक्सीडेशन में आपको ध्यान क्या रखना है, कंबशन होगा तो जितना कार्बन उतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा मोल वाटर, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा। केमिनोफोर जनरली क्या एल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन उस एल्केन को ऑक्सीडाइज करेगा जिसके पास क्या होगा, टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। उसके बाद बात किया जाए अगर एज ए कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लिया जाएगा तो भैया मेथेन से क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और इथेन से क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेन से क्या बनाएगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेन से क्या बनाएगा, ब्यूटेनॉल्डिहाइड। यानी जितने कार्बन का एल्केन उतने कार्बन का क्या बना दिया जाएगा, एल्डिहाइड। यस सर, इतनी बात क्लियर हो तो मेरे भाई आगे बढ़े। यस ओके, चलिए आइए अब भैया कुछ हम स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन के बारे में जानेंगे। कुछ क्या जानेंगे भाई साहब, स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। जैसे ही हम स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको अल्कोहल नामक एक चैप्टर है जहां पे हम लोग पढ़े हैं कुछ बातें, वो आपको याद आ जाएगी, है ना। स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। अगर स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन देखा जाए तो मेरे भाई ये क्या है आपके पास, CH4 और इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर 100 atm प्रेशर, कितना 100 atm प्रेशर, तो मेथेन कन्वर्ट इनटू मेथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल। लेकिन सर अगर इसी मेथेन का हमने क्या करा दिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जेडन ऑक्साइड। अब भैया जेडन ऑक्साइड यानी कि अगर आपसे सही बात बोला जाए तो जिंक जब आता है, जब सिर्फ जेडन ऑक्साइड मेथेन के संपर्क में आएगा विद 300 डिग्री सेल्सियस तो ये बना देगा CO प्लस H2। क्या बना देगा, CO प्लस H2। हायर तो ये घटना होगा, समझो। यस, CO प्लस H2 बन जाएगा। अब आगे आप देखिएगा अगर ऑक्सीडेशन हो गया हो तो हम बात करेंगे आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन। क्या बात करेंगे भाई, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन। आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन क्या होता है तो समझिएगा, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन में आइसोमर बनते हैं। और आपको पता है चेन आइसोमर की हम बात किए थे, है ना भाई, मिनिमम 4 कार्बन required for चेन आइसो, कितना चेन आइसोमर बनेगा तो कम से कम 4 कार्बन की एल्केन की रिक्वायरमेंट होती है चेन आइसोमर बनाने के लिए। जैसे सर क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लो मेरे भाई ये क्या है, ब्यूटेन है सर, इस ब्यूटेन का रिएक्शन आपने करा दिया एनहाइड्रस AlCl3 से, एनहाइड्रस AlCl3 क्या कराएगा, आइसोमेराइजेशन कराएगा, तो ब्यूटेन का आप क्या बना दो, ब्यूटेन का आप क्या बना दो, आइसोमर बना। तो क्या ये आइसोमर बना, यस सर बना। मैंने आपके सामने कहा कि क्या ले लिया जाए, पेंटेन ले लिया जाए, तो पेंटेन अगर ले लिया जाएगा और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया जाएगा तो भैया यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आइसोमर बनेगा। और ये आइसोमर कैसा होगा, ये देखिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। यस ये तो बनेगा ही बनेगा। क्या सर इसका कोई और भी आइसोमर बनता है, ये देखिए
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। सर कितने प्रोडक्ट बनेंगे हमको कैसे पता होगा? तो मेरे भाई टेंशन लेने की बात नहीं है। चार कार्बन का एल्केन, पांच कार्बन का एल्केन, छह कार्बन का एल्केन, सात कार्बन का एल्केन, आठ कार्बन का एल्केन, 9 कार्बन के एल्केन और 10 कार्बन के एल्केन के कितने प्रोडक्ट बनेंगे? ये तो प्रोडक्ट हम नहीं बता रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कितने चेन आइसोमर इनके होते हैं। तो समझिएगा चेन आइसोमर हमने डायरेक्ट आपको क्लास में याद करवाया था कि कितने चेन आइसोमर होंगे। तो आप याद रखिएगा 23, 59, 18, 35, 75। दोबारा बोलिए मेरे साथ 23, 59, 18, 35, 75। दोबारा बोलिए 23, 59, 18, 35, 75। तो देखिएगा पहली बात चेन आइसोमर प्रोसीड कौन से कार्बन से करेगा? चौथे कार्बन से। सर प्रोपेन होगा तो नहीं बनेगा, इथेन होगा तो नहीं होगा, मीथेन होगा तो नहीं होगा, यानी सर ब्यूटेन से चालू होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो देखिएगा चार कार्बन यानी 23, 59, 18, 35, 75। तो ये हुआ चेन आइसो, ये हुआ चेन आइसो। जैसे देखिएगा चार कार्बन के कितने चेन आइसोमर? दो। तो देखिए ना सर बना तो एक ही है, अबे भाई तो ये भी तो उसके आइसोमर है, तो दो है कि नहीं है? अच्छा सर पांच कार्बन के कितने? तीन। तो बना तो सर दो ही है, अबे तो एक दो, एक ये भी तो है, तीन है कि नहीं है? तो यानी सर चेन आइसोमर जो होगा तो उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लिया जाए कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे इन आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन। तो एक एक कम कर दे, बिल्कुल सही जवाब एक। इसका कितना हो जाएगा? दो। इसका कितना हो जाएगा? चार। इसका कितना हो जाएगा? आठ। इसका कितना हो जाएगा? 70। इसका कितना हो जाएगा? 34। इसका कितना हो जाएगा? 74। अच्छा ये बात सर बिल्कुल सही जवाब। ये कहानी समझे कि नहीं समझे? समझे सर। ओके अगली बात की तरफ आगे बढ़ा जाए। ओके सर देखिए बालक ये कहानी थी, समझिएगा बात। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन में हमने सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन देखा? कंबशन देखा। जितना कार्बन उतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उतना मोल पानी। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कैमलोफोर। कैमलोफोर से एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ वही एल्केन का ऑक्सीडेशन होगा जिसके पास क्या होगा? टर्शियरी हाइड्रोजन। उसके बाद हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखा, MO2O3 यानी मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मीथेन से क्या बनाया? फॉर्मल्डिहाइड। इथेन से क्या बनाया? इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड। यानी जितने कार्बन का एल्केन उतने कार्बन का एल्डिहाइड। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा किससे? अपना ये आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। when any alkane treat with anhydrous AlCl3 then isomer will form। अब आइसोमर हमने आपको बोला मिनिमम 4 कार्बन की एल्केन होनी चाहिए तो चेन आइसोमर बनेगा। और आपको बताया 23, 59, 18, 35, 75 यानी 4 कार्बन कितने? 2, 5 कार्बन कितने? 3 और 6 कार्बन कितने? 5, 7 कार्बन के कितने? 9, 8 कार्बन के कितने? 18 और 9 कार्बन के कितने? 35, 10 कार्बन कितने? 75। अगर प्रोडक्ट पूछे कितने आइसोमर बनेंगे उसके, मतलब एक तो होगा ना जिससे रिएक्ट करके बनाएगा, तो एक कम कर देना बस। इतनी सी बात थी सर। यस सर। अगला आता है क्रैकिंग पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन। क्रैकिंग पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन। अगर क्रैकिंग पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन की तरफ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं तो आपको एक छोटी छोटी बात है जो ध्यान रखना होगा। क्रैकिंग पाइरोलाइसिस प्रोसीड क्रैकिंग पाइरोलाइसिस proceed at high temperature and higher alkene can convert into lower alkane and higher alkane can convert into lower alkane और अपनी higher alkane lower alkane में convert हो जाती है। ओके सर जैसे क्या मामला है सर बताइएगा। पहली बात मैंने आपके सामने लिया CH2। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको? हाई टेम्परेचर चाहिए सर। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। यानी सर हम 773 केल्विन टेम्परेचर ले ले। बिल्कुल मेरे भाई ले सकते हो। सर ये तो मीथेन है। यस सर। आपने बोला सर
कि हायर एल्केन जो होगा लोअर एल्केन में बनेगा, लेकिन इससे लोअर तो कोई एल्केन ही नहीं होता। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ओके सर, लेकिन सर हम इसके अलावा ले ले CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे मैंने ले लिया हाई टेम्परेचर। तो भैया पहला क्रैकिंग पाइरोलाइसिस में आप क्या करोगे, सुनिएगा बात को, जितने कार्बन का एल्केन, ओके सर, उतने कार्बन का एल्कीन बनाओ। अच्छा, जितने कार्बन का एल्केन है उतने कार्बन का एल्कीन बनाओ, फिर उससे एक और कम करके कार्बन एल्कीन बनाओ, फिर उसके बाद ऐसे करते करते लास्ट में मीथेन बनाना है। अच्छा सर, 2 कार्बन का एल्केन है तो 2 कार्बन की एल्कीन बना दीजिए। ओके सर, और अब इससे एक और कम कार्बन की एल्कीन जो कि पॉसिबल नहीं है तो क्या बन जाएगा, मीथेन। ओके सर, मान लीजिए सर ये होता CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका अगर हाई टेम्परेचर के संपर्क में आया तो 3 कार्बन की पहले एल्कीन बनाया जाए, 3 कार्बन की एल्कीन बना, अब इसके बाद मैंने बोला फिर एक और कम करके कार्बन की एल्कीन बनाओ तो CH2 CH2। ओके सर, अब इससे एक और कम कार्बन एल्कीन जो कि पॉसिबल नहीं है तो एल्केन बना। तो देखो ना, क्या हाइयर एल्केन अपना लोअर एल्केन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है सर, क्या हाइयर एल्केन अपना लोअर एल्केन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है सर। अब जैसे देखना, ये मान लो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका अगर हाई टेम्परेचर से रिएक्शन कराया जाए तो यानी जब हाई टेम्परेचर में आएगा तो क्रैकिंग पाइरोलाइसिस होगा। और आपने बोला सर जितने कार्बन का एल्कीन उतने कार्बन का पहले एल्कीन बनाओ, तो 4 कार्बन का पहले क्या बना दिया जाए, एल्कीन बना दिया जाए। अब सर आपने फिर बोला इससे एक और कम कार्बन का एल्कीन बनाओ, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 3 कार्बन का एल्कीन आ जाएगा। फिर आपने बोला सर इससे एक और कम कार्बन का एल्कीन बनाओ तो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर सर आपने कहा कि इससे एक और कम कार्बन का एल्कीन बनाओ जो कि पॉसिबल नहीं है, एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल नहीं होती है तो मीथेन बन जाएगा। तो देखिएगा ब्यूटेन से हमने क्या बनाया, मीथेन बनाया, हाँ या ना भाई, यस। तो क्रैकिंग ऑफ पाइरोलाइसिस भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके सर, ओके ओके ओके, अगली बात की तरफ आगे बढ़े भाई, यस सर। तो ये कांड आप समझ पाए, यस सर। आइए देखते हैं, ये मिटा दें, यस सर। अगर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं भाई साहब मेरे सामने एक रिएक्शन याद आता है आपके, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। क्या सर, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। और एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप समझिएगा एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन की बात, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन की अगर मैं बात करूं तो एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन यानी कम से कम ये बात ये समझिएगा मिनिमम 6 कार्बन, कितना भाई, मिनिमम 6 कार्बन रिक्वायर्ड, मिनिमम 6 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एरोमेटाइजेशन, यानी कम से कम 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी एरोमेटाइजेशन के लिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, मिनिमम 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी एरोमेटाइजेशन के लिए। और समझिएगा एरोमेटाइजेशन में हम आपके सामने लिखेंगे क्या, कि समझिएगा एल्केन, एल्केन ट्रीट विद मोलिब्डेनम ऑक्साइड Mo2O3 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या आप मान लीजिए वेनेडियम ऑक्साइड या सर या क्रोमियम ऑक्साइड, या सर क्रोमियम ऑक्साइड या आपका ओवर एल्यूमिनियम, ओवर एल्यूमिनियम, ओवर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, over aluminium oxide at high temperature, at high temperature, high temperature with 10 to 20 atm pressure, 10 to 20 atm pressure, then alkane get dehydrogenase, then alkane get dehydrogenase। तो एल्केन अपना क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। और सर यहाँ पे जो टेम्परेचर आपने बोला, प्रेशर तो आपने साफ साफ लिखा 10 से 20 एटीएम, लेकिन टेम्परेचर कितना लिया जाएगा, तो भाई साहब 773 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे आप ले सकते हैं। कितना, 773 केल्विन टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब यही है, अप्रोक्सीमेट अगर सर 600 डिग्री सेल्सियस होगा या तो हो जाता है यार, हो जाता है, कोई स्पेसिफिक बहुत ज्यादा नहीं कि एकदम ये वैल्यू फिक्स होगा।
हो गए, ठीक है, केल्विन में अलग होगा, सेल्सियस में अलग होगा, ठीक। तो अब देखना अगली चीज, जैसे मान लीजिए सर ये है, मैंने आपके सामने सर ये रखा, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, हमने आपसे कहा चलो इसको एरोमेटाइजेशन करा, नहीं मास्टर होगा ही नहीं, हमने पूछा क्यों, सर आपने सबसे पहले लिखा 6 कार्बन चाहिए, तो अब बताओ अब तो होगा, यस सर अब होगा, क्या क्या ले सकते हैं हम, क्या क्या ले सकते हैं, Al2O3 ले सकते हैं, क्या क्या Al2O3 ले सकते हैं, या क्या Cr2O3 ले सकते हैं, या क्या V2O5 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन MO2O3 ले सकते हैं, और कितना प्रेशर चाहिए, 10 से 20 एटीएम प्रेशर चाहिए, और क्या ले सकते हैं सर 10 से 20 एटीएम, और 773 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, सर इसमें से कोई एक होगा, वेनेडियम हो, एल्यूमिनियम होगा, होगा होगा, टेंशन नहीं लेना। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की आप क्या बना दो, एडीन बना दो, डायरेक्ट क्या रखिए 6 कार्बन है तो बेंजीन बना दो। अच्छा सर मान लीजिए सर कि ऐसा कुछ हो जाए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, सर 7 कार्बन आ गए तो क्या करेंगे, मान लीजिए सर Al2O3 है, ठीक है, सिर्फ ये दे दिया 10 से 20 एटीएम प्रेशर दे दिया, 10 से 20 एटीएम प्रेशर दे दिया, और क्या दे दिया 773 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, तो एरोमेटाइजेशन प्रोसीड करेगी, 6 कार्बन था तो बेंजीन बनता था, तो यहाँ पे 7 कार्बन है, अगर 6 कार्बन होता तो बेंजीन बनता, यानी 1 कार्बन बचा तो कहीं चिपका दो इसके मुंडी पे CH3। अच्छा अच्छा सर अगर मान लीजिए C8 है, C8H18 है, एल्केन ऑक्टेन बोलेंगे, अगर इसका मान लीजिए सर एरोमेटाइजेशन कराना है तो एरोमेटाइजेशन 6 कार्बन होता तो क्या बनता सर, 6 कार्बन होता तो बेंजीन बनता, और कितना कार्बन बचा 2, तो इसके मुंडी पे 2 चिपका दो। अच्छा सर ये भी तो हो सकता है, सर ये भी तो हो सकता है 6 कार्बन ये हो गया और एक एक कार्बन ऐसे चिपका दिया जाए, बिल्कुल दोनों हो सकते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए सर कि C9 होता, C9H20 होता, तो भैया इसका एरोमेटाइजेशन करा दिया जाए, 6 कार्बन होता तो बेंजीन बनता, कितना कार्बन एक्स्ट्रा है 3, तो C3H7 ऊपर चिपका दो। अच्छा सर ये भी तो हो सकता है बेंजीन और ये 3 CH3 लग जाए, तो ये भी हो सकता है। ओके बात, ओके सर, चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्कीन। अब इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक आता है क्या, एल्कीन, बेटा दे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगली बात आती है अपनी एल्कीन, क्या आता है भाई साहब, एल्कीन। एल्कीन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं आपके सामने, तो आइए थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान से देखना पसंद करेंगे। एल्कीन की तरफ आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एल्कीन, सबसे पहली बात एल्कीन की मैं बात करूं तो एल्कीन क्या होता है, तो सर एल्कीन की जीएफ के बारे में बताइए ना सर। जीएफ इज द, क्या होता है जीएफ का मतलब, गर्लफ्रेंड नहीं भैया, क्या होगा जनरल फॉर्मूला होगा, और एल्कीन का क्या होगा CnH2n, क्या होगा CnH2n। एल्केन होता तो क्या होता CnH2n+2, एल्कीन है तो क्या है CnH2n। अच्छा एल्कीन इट इज ऑल्सो नोन एज, मेरे भाई इट इज ऑल्सो नोन एज ऑलेफिन ऑयल्स, क्या बोला जाएगा ऑलेफिन ऑयल, ऑलेफिन ऑयल ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऑयल फॉर्मिंग, क्या लिख सकते हैं ऑयल फॉर्मिंग। अब देखिएगा ऑयली, समझिएगा मैंने क्या लिखा, ऑयली लिक्विड, oily liquid obtained, oily liquid obtained on reaction of chlorine with ethene। जब इथीन से क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा अपने को, ऑयली लिक्विड मिलेगा, और एल्कीन इज ऑल्सो नोन एज ऑलेफिन ऑयल, ऑलेफिन ऑयल, और इसको क्या बोला जाता है ऑयल फॉर्मिंग बोला जाता है। ओके सर, अगली बात की तरफ मैं आपसे आगे बढ़ता हूं, एमओपी, कौन सा ओपी, एमओपी। एमओपी इज नोन एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला मेथड बाई एल्काइल, बाई एल्काइल। अब बाई एल्काइन यानी सर एल्कीन में से, एल्काइन में से अगर एक बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा एल्कीन। तो भैया एल्काइन से एल्कीन बनाना है, पहली बार बनाना सिखाएंगे, तो सुनिएगा यहाँ पे 2 चीज यूज हो सकता है। पहली बात इसका क्या करेंगे हाइड्रोजिनेशन, क्या करेंगे हाइड्रोजिनेशन, क्या करोगे भैया हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना,
हाइड्रोजन जोड़ोगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके सर, अब मान लीजिए आपके सामने दो कहानी है, एक कहानी है लिक्विड अमोनिया, क्या है भैया, लिक्विड अमोनिया सपोर्टेड बाय फर्स्ट ए का कोई भी मेटल, बट जनरली आपको मैं एक बात बताऊं, आपको क्या दिखेगा, लिक्विड अमोनिया सपोर्टेड बाय सोडियम, जनरली आपको यही देखिएगा। तो सर सोडियम भी तो फर्स्ट ए का मेटल है, ओके भाई तुम ध्यान रखना, फर्स्ट ए का कोई भी मेटल हो। दूसरा आपको क्या दिख सकता है, पीडी सपोर्टेड बाय चारकोल, और पीडी सपोर्टेड बाय चारकोल हो या क्या हो, ये आपका लिक्विड अमोनिया हो, इसको बोलते हैं लिंड-लॉर्ड कैटलिस्ट। और लिंड-लॉर्ड कैटलिस्ट, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा। मैंने आपसे बताया था लड्डू से नाता, क्या बताया था, लड्डू, भैया आप लोग बहुत खाते हैं लड्डू, यस, तो लड्डू से नाता, क्या, लड्डू से नाता। तो देखिए लिंड-लॉर्ड में ये लॉर्ड लड्डू से आप समझिएगा, लिंड-लॉर्ड है क्या भैया, लिंड-लॉर्ड है, और लड्डू यानी लड्डू से यानी सिस, तो लिंड-लॉर्ड क्या बनाएगा, सिस एल्कीन। ओके सर, ना का मतलब सर, ना का मतलब सोडियम, सर सोडियम तो लिक्विड अमोनिया के साथ आता है, यस सर, और टा का मतलब टा से क्या हो गया, ट्रांस, तो सोडियम वाला क्या बनाएगा, ट्रांस एल्कीन। तो लिक्विड अमोनिया ये क्या बनाता है अपना, लिक्विड अमोनिया सब सोडियम यानी ना का मतलब ये क्या बनाएगा, ट्रांस एल्कीन बनाएगा मेरे भाई, क्या बनाएगा, ट्रांस एल्कीन बनाएगा। और ये लिंड-लॉर्ड कैटलिस्ट ये क्या बनाएगा सर, ये सिस एल्कीन बनाएगा मेरे भाई, क्या बनाएगा, सिस एल्कीन बनाएगा। ओके सर, ये घटना है, ओके भाई ये घटना है, आइए देख लीजिए, मिटा लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाक से, है ना भाई। आइए मिटा रहे, ओके सर। तो लिक्विड अमोनिया सपोर्टेड बाय सोडियम क्या बनाएगा, ट्रांस एल्कीन, और पीडी सपोर्टेड बाय चारकोल क्या बनाएगा, अपना सिस एल्कीन। ओके सर, ओके भाई, ओके। देखिएगा कैसे बनाएगा, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने रखा CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3, मैंने इसका दो जगह रिएक्शन कराया, कितनी जगह सर, दो जगह रिएक्शन कराया। अब यहाँ पे हमने ले लिया क्या, लिक्विड अमोनिया सपोर्टेड बाय सोडियम, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पीडी सपोर्टेड बाय चारकोल। भैया अब आपको पता है ये जो सोडियम वाला है नाता यानी ट्रांस बनाएगा, तो ट्रांस का मतलब सर CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या आ गया, यानी डायगोनल रिलेशनशिप वाले डायगोनल एटम क्या होने चाहिए, ट्रांस में सेम होने चाहिए, तो ये बनाया ट्रांस एल्कीन, क्या बनाया बालक, ट्रांस एल्कीन, क्या बना दिया, ट्रांस एल्कीन। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये लड्डू से नाता है, तो लड्डू यानी लिंड-लॉर्ड कैटलिस्ट सिस एल्कीन बनाएगा। तो सर सिस एल्कीन में क्या घटना है, तो बालक सिस एल्कीन में अगर हम बात करें तो ऊपर दोनों सेम होंगे, तो नीचे दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, ये क्या बना दिया, सिस एल्कीन। सवाल पैदा होता है, आपको केमिकल बॉन्डिंग याद हो तो एक बात हम लोग पढ़े थे, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका, सर डाइपोल मोमेंट। ओके सर, सर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर, वेक्टर आपस में कैंसल हो जाती थी, यानी ट्रांस की डाइपोल मूवमेंट जीरो, सिस की डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगी। ट्रांस की डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता था, लो। सिस की डाइपोल मूवमेंट जीरो ना होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता था, ग्रेटर। तो बालक ये भी याद रखना, सिस एल्कीन हैव ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट देन ट्रांस एल्कीन, और सिस एल्कीन की डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती है, बट ट्रांस एल्कीन की डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, यस सर समझ गए, यस सर समझ गए। अब अगली बात की तरफ हम आगे बढ़े भाई, तो जैसे ये मान लीजिए क्या एल्काइन है सर, यस सर, यहाँ पे भी दो टाइप का रिएक्शन करा दीजिए ना सर, एक जगह ले लीजिए लिक्विड अमोनिया सपोर्टेड बाय सोडियम, और एक जगह ले लीजिए पीडी सपोर्टेड बाय चारकोल। भैया देखिएगा यहाँ पे आपको पता है ये क्या लगा है, CH2CH3 यानी इथाइल, CH2CH3 यानी इथाइल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, ट्रांस,
तो ये बना देगा क्या अपना C2H5, C2H5 ट्रांस का मतलब डायगोनल एटम क्या हो जाए सेम, और ये बन जाएगा क्या ट्रांस एल्कीन बना। यस सर, यहाँ पे देखो ट्रांस एल्कीन में डायगोनल वाले क्या होंगे सेम होंगे। सिस एल्कीन की बात करोगे तो सिस एल्कीन में भाई दोनों एक साइड में होंगे, यानी कि ट्रांस वाले के जस्ट अपोजिट, यानी दोनों सेम, ऊपर और नीचे वाले भी क्या हो जाते हैं सेम। और सिस और ट्रांस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, सिस का होगा ट्रांस से। अब दूसरी बात की तरफ हम आगे बढ़े तो भैया ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन बनाने का आपके सामने है। चलिए अगली रिएक्शन तरफ आगे बढ़े मिटाए। यस सर, समझ में आया ना भाई। यस सर भाई, बस तेरे को समझ आना चाहिए, बाकी तो अपन देख लेंगे, है ना। अब एक चीज देखिए, थोड़ा लाइट की कमी पड़ गई। मैं सर थोड़ा सा आप देखिएगा लाइट आ रहा है कि नहीं, फिर भी मतलब कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक मिनट रुक जाना वाला, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। अरे ओके बालक, नो प्रॉब्लम। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाई एल्काइल हैलाइड। क्या भैया, बाई एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड से बात करें तो समझिएगा एल्काइल हैलाइड में अब आपके पास दो टाइप की एल्काइल हैलाइड होती है, जेम डाई हैलाइड। क्या होता है बालक, जेम डाई हैलाइड, और क्या होता है जेम डाई हैलाइड, और क्या होती है सर, एक होता है विस्नल डाई हैलाइड। क्या होता है, विस्नल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड और विस्नल डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड और विस्नल डाई हैलाइड हमने आपसे बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे क्या हो जाए आपका, एक ही कार्बन पे आपके दो हाइड्रोजन आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। अगर अगल बगल वाले कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे बालक, विस्नल डाई हैलाइड। और इनका रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ, जेडेन के साथ। किसके साथ, जेडेन के साथ। किसके साथ, जेडेन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, यानी CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल। तो देखिएगा भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाता था अपना क्या, ये 2 मोल होगा। कितना मोल सर, ये आएगा। अगर जेम डाई हैलाइड लेना है तो 2 मोल लेना पड़ेगा, विस्नल डाई हैलाइड लेना है तो 1 ही मोल लेना पड़ेगा। और अगर विस्नल लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये सीधा सा ZnCl2 निकाल देना। लेकिन अगर आप ये लेंगे, अगर जेम लेंगे तो CH3CH2 और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी सर कि जेम लेने पे 2 मोल, विस्नल लेने पे 1 मोल। जैसे सर ये मान लीजिए ना, ये मान लीजिए इसकी बात मैं करूं आपके सामने, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दिए। यस सर, तो इसके कितने मोल चाहिए, 2 मोल, यानी 2 मोल, यानी कि ये क्या है 2Zn भी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे 2 मोल ले लिए। यस सर 2 मोल ले लिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnCl2 कितना, 2 मोल। तो ZnCl2 जैसे ही निकला, साथ में प्रेजेंस किसका चाहिए, मेथेनॉल का। सुनिएगा, जेम लेंगे तो 2, विस्नल लेंगे तो 1। यस सर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन और इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अच्छा सर अगर मान लो कि ये ले ले अपना, क्या ले ले भैया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। सर ये तो जेम नहीं है, बिल्कुल सही बात, ये तो विस्नल हो गया। तो यहाँ पे एक जिंक हो और उसके साथ मेथेनॉल हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों क्लोरीन को हटाओ, वहां पे डबल बॉन्ड लगाओ। तो क्या ये भी एल्कीन बनाने का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, तो है सर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर, तो आइए अगली बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दिया जाए। यस सर, आइए चलिए, अगर मैं अगली बात की तरफ आगे बढ़ूं तो आइए देखते हैं क्या होता है। अगली बात भैया आपके सामने आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक अपने पास, जिस रिएक्शन का नाम है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। सर ये तो पढ़ाए थे। यस सर, एल्केन में पढ़ा के आए हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। सर आप पढ़ाए थे एल्केन में, और आपने बताया था, क्या बताया था बताओ, आपने बताया था कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और एल्केन बनेगा, कहाँ पे, एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे, कैथोड पे, NOH QH कहाँ पे जाएगा, सॉल्यूशन में। तो देखिएगा क्या होगा भाई, मान लीजिए ये क्या है, CH3 है, ठीक भाई, ओके सर। मान लीजिए ये क्या है आपके पास, ये मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आ गया, COONA,
अच्छा, यहाँ पे भी क्या आ गया COONA, इसका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाते थे इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको पता था ये क्या होता था, यहाँ से Na, यहाँ से OH निकल गया और ये CO2 गैस उड़ गया और ये CO2 गैस उड़ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा एक इधर, तो यानी यहाँ पे ऐसा कुछ रेडिकल जनरेट होता था सर। यस सर, ये कहानी हाइड्रोजन गैस निकलता था और ये रेडिकल जो जनरेट हुआ भाई, ये जो रेडिकल जनरेट हुआ इसमें क्या बन गया, एल्कीन बन गया। साथ में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल, 2 मोल। साथ में क्या निकल गया, 2 मोल NaOH। साथ में क्या निकल गया सर, हाइड्रोजन गैस। तो भैया एल्केन या एल्कीन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे पाए जाएंगे, एनोड पे। NaOH कहां पे पाया जाएगा, सॉल्यूशन में। कहां पे, सॉल्यूशन में। हाइड्रोजन गैस कहां पे पाया जाएगा, कैथोड पे। कहां पे, कैथोड पे। भैया एल्केन में हमने आपको बताया था, क्या सर, क्या बताए थे आप, एल्केन में हमने आपको ये बताया था कि भाई साहब अगर रिएक्शन में आपके पास एल्केन बनाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बनाते थे। सिमेट्रिकल का मतलब इवन नंबर कार्बन एल्केन। अगली बात देखिएगा, मैंने आपके सामने लाया क्या है, ये रिएक्शन है। अच्छा सर अभी तो कराए, अच्छा अभी चलो इसमें एक कांड हम समझाना चाहते हैं। COONA भैया ये 2 है, आपकी बात हमने ले लिया 2 मोल। सर ये 2 मोल, तो भैया इसका क्या करा दो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन है तो आपको पता है यहां से क्या निकलने वाला है, यहां से सर निकलेगा NaOH, यहां से क्या निकलेगा सर CO2, यहां से भी क्या निकलेगा CO2, यानी ये रेडिकल कैसा जनरेट हो सर, ऊपर वाला के जैसा, ऊपर वाले जैसा का ऐसा। तो भैया ये है, तो यानी इसमें बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड बन के क्या बना लेगा, एल्कीन। ओके, लेकिन है कितना, 2। तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में आमने सामने आ जाए, ये दोनों आपस में आमने सामने आ जाए और यहाँ पे भी एक रेडिकल, 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 यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। तो यहाँ पे दोनों टाइप का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और दोनों टाइप के प्रोडक्ट में मेजर किसको माना जाएगा, तो बालक मेजर इसको माना जाएगा। अब ये समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप ऐसा बनाएंगे और जब ऐसा बनाएंगे तो उसमें मेजर उसको मानेंगे, समझे ना भाई। यस सर, तो कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्कीन भी बनाया जा सकता है, एल्कीन भी बनाया जा सकता है। एल्कीन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे, NaOH KOH कहां पे, सॉल्यूशन। ओके ठीक बालक, समझ में आती है बात। यस, अगली बात की तरफ हम आगे बढ़े आपके सामने, तो समझिएगा भाई अगली बात अपनी आती है क्या सर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या आती है भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो समझिएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सर एक बात हमें याद आया, बोलो ना सर, सर आपने ये क्लास में पढ़ाया था कि ये इवन है। वेरी गुड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात किया जाए तो समझिएगा, मैंने डायरेक्ट आपके सामने कुछ बात कहा कि जैसे देखिए ये है CH3, ये है CH, ये है CH3, ये है क्या CH, ये क्या है OH, ये क्या है CH3। इसका यहाँ पे कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज किया जा सकता है, तो सर H3PO4 का यूज किया जा सकता है, सर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जा सकता है, सर H+ का उपयोग किया जा सकता है। सर एक बात और याद रखिएगा सर कि हाई टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम से कम चाहिए होता है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। और या तो H3PO4 या कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या H+, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। सर ये सब को हम क्या बोल दे, सर ये सबको आप बोल सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोल सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और भैया डिहाइड्रेटिंग एजेंट में भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इनका काम क्या था सर, इनका काम था 2 टाइप के एल्कीन बनाते थे सर, एक बनाते थे सर कैसे, एक बनाएगा अपना CH2C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। एक ये एल्कीन बनता था, एक कौन सा एल्कीन और बनता था सर, एक ये वाला एल्कीन बनता था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। 2 टाइप की एल्कीन बनती थी, है ना भाई। यस सर,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा कितना है सर, यहाँ पे अल्फा कितना है 0, यानी कि देखिए sp सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा कितना है 5, कितना है 5 भैया, sp2 कार्बन से अटैच, sp3 कार्बन 2 है और 3 2 5, तो अल्फा कितना 5, यहाँ पे कितना 3 3 6 3 9, अल्फा कितना 9, यानी ये क्या, जो ज्यादा स्टेबल होती थी उसको बोलते थे सैटजेफ एल्कीन, क्या बोलते थे बालक, सैटजेफ एल्कीन, इसको बोला जाता था सैटजेफ एल्कीन, और जो कम स्टेबल होता था उसको क्या बोला जाता था, हॉफमैन एल्कीन, क्या बोला जाता था, हॉफमैन एल्कीन, क्या बोला जाएगा बालक, हॉफमैन एल्कीन। सर ये कहानी तो समझ में आया कि अल्कोहल होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा एट ए हाई टेम्परेचर, तो दो टाइप की एल्कीन बनेंगी, सैटजेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन, और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अपना, मेजर प्रोडक्ट अपना क्या होता है, सैटजेफ एल्कीन, क्या होता है, सैटजेफ एल्कीन मेजर होती है, हॉफमैन क्या होती है, माइनर होती है। कहानी ये थी कि सर ये होगा कैसे, सर ये होगा कैसे, बालक इसकी मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़े तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका H2SO4 है, अगर आपने H2SO4 लिया तो H2SO4 टूटेगा किसमें, 2H++ SO4 -2 में, यस सर, एसिड है तो H प्लस ही देगा, कुछ और तो देने वाला नहीं है, यस सर। अब जैसे यहाँ पे क्या है CH3, इसी कंपाउंड को लेते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड CH3, अब भैया ये H प्लस आया, और ये जैसे ही लोन पेयर ने एसिड को देखा, यानी ये तुरंत अटैक करेगा, वाह वाह, अगर ये तुरंत अटैक किया भाई तो यहाँ पे क्या आया CH, यहाँ पे क्या आया CH3, यहाँ पे क्या आया CH, और ये OH2 पॉजिटिव बना। अभी अभी अपने को कई सारी केमिस्ट्री की किताबें ग्रंथ लिखती है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल, सर अनस्टेबल, और इट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से अपना पानी निकल जाएगा, इसका सुसु निकल गया, और जैसे ही इसका सुसु निकला होगा तो सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या आ गया कार्बन CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया CH3, यानी सर ये क्या है, कार्बोकेटायन है, क्या है सर, कार्बोकेटायन। ओह सर, अगर कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बना तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा होगा होगा। ओके सर, अब देखिएगा जो बना मैं उसको लिख रहा हूं, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या आ गया CH पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया सिंगल बॉन्ड CH3। अब भाई साहब हमने पूछा भैया आपकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, इन्होंने कहा बहुत दुखी भरी आवाज में, सर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। हम कहीं इधर जाओगे क्या, नहीं सर ये तो 1 डिग्री है, हम 2 डिग्री से 1 डिग्री में जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे, हम कहीं इधर आओगे, कह रहे हाँ सर आ जाएंगे 2 से 3 में। तो ये कहा सर हम इनको पॉजिटिव दे रहे हैं तो बदले में हमको कुछ देंगे, हम कहे हाइड्रोजन है ले लो। तो यहां पे क्या हुआ 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्या हुआ 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, और जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ यहाँ पे पॉजिटिव, और इसके पास दोनों CH3 ऑलरेडी मौजूद है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH था एक हाइड्रोजन गया तो CH2 बना, सिंगल बॉन्ड CH3 बना, यस। तो यानी ये रीअरेंजमेंट हुआ। अब रीअरेंजमेंट के बाद हमने पूछा भैया मोहल्ले में बदनामी होने लगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट और फाइट, और ये अच्छी बात है बुरी बात, सब बुरी बात। ओके, अब भैया पड़ोसी को हुआ कि लो कार्बन परेशान है, हम दे देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, तो इधर वाला पड़ोसी मुंह फुलाएगा, कहेगा सर ये तो गलत बात, हम भी तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, वैकेंट है तो। हम कहे दे दो ससुर, दोनों दे दो, क्या दे दो दोनों। अगर इसको पहला कंडीशन मान ले, इसको दूसरा कंडीशन मान ले, तो देखिएगा अगर ये वाला दिया तो ये वाला दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यस। तो यहाँ पे दो टाइप का एल्कीन बना कि नहीं बना, एक देखिएगा क्या, पहले वाला कंडीशन के देखिए क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C के ऊपर CH3 डबल बॉन्ड, ये वाला दिया ना डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सर ये तो यही है सेट, तो ये बना सेट। अच्छा एक अगर ऊपर वाला देता तो क्या बनता सर, डबल बॉन्ड CH2 C, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है हॉफमैन, और ये क्या है सेट।
तो Saxafe formed as major product in dehydration of alcohol, carbocation formed as intermediate. whenever rearrangement अगर पॉसिबल है तो आप पहले रीअरेंजमेंट कराएंगे, अगर नहीं पॉसिबल है तो नहीं कराएंगे। और रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर, Saxafe alkene फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। अब देखिएगा, और मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बात बोलने वाला हूं, मिटा दिया जाए क्या? यस सर, मिटा दिया जाए भैया, मिटा दिया जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कांड हुआ है, यहाँ पे देखते हैं क्या कांड हुआ है। आइए एक बार इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लेक्चर को बंद करते हैं, फिर अपना रिएक्शन हम लोग आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखिए छोटे छोटे टाइम है, हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं रहता भाई, क्लासेस रहती हैं बहुत सारी, वो क्लासेस लेते हैं, उसी में आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक, आइए देखते हैं जैसे सर क्या मामला है। एक जीके भी है बालक, एक जीके भी है सर। जीके भी क्या है ये तो बता ही दिया आप, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, ये भी तो बता दिया कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो कुछ जीके भी आप समझिए ना। पहली बात, कार्बोकेटायन formed as intermediate, carbocation formed as intermediate, so rearrangement of carbocation will take place। तो भैया रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा, यस सर, बिल्कुल सही हो। Saxafe alkene formed as major product, Saxafe alkene formed as major product, Saxafe alkene formed as major product, Saxafe alkene formed as मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं Saxafe alkene की मदद से मेजर प्रोडक्ट बनेगा अपना। अगली बात, रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन प्रोसीड होगी कहां पे? हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। अगली बात, रेट अगर लिखोगे, रेट अगर लिखोगे तो रेट डिपेंड करेगा जब अल्कोहल पे H का अटैक हो गया था, यानी ROH2 पॉजिटिव, यानी सर ये क्या है यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो गया बालक? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसा हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरी बात की तरफ मैं आगे बढ़ूं तो अगली बात क्या है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कैसा है सर? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। और बालक मैंने बोला था SN1 का सारा पॉइंट यहाँ पे चिपका देना। SN1 में भी कार्बोकेटायन, E1 में भी कार्बोकेटायन, SN1 भी यूनिमॉलिक्यूलर, E1 भी यूनिमॉलिक्यूलर, SN1 भी मल्टी स्टेप, E1 भी मल्टी स्टेप। और एक बात मैंने आपसे ज्ञान की बात बताया था कि भैया अगर रेट अपन ऐसे लिख रहे हैं तो रेट will depend upon stability of carbocation, stability of carbocation, यानी रेट ऑफ E1, क्या? रेट ऑफ E1, रेट ऑफ E1 बोलो या रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दोनों बात एक ही है। डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा? रेट होगा। एक और जीके भी अपन बोले थे, क्लास में सारी बातें बहुत डिटेल में, और 2 लेक्चर में ये शायद कंप्लीट हुआ था, है ना भाई? याद करिएगा, मैं इसको आज ही खत्म कर रहा हूं। जीके भी क्या था? when inorganic dehydrating agent, when inorganic dehydrating agent take part in dehydration of alcohol, when inorganic dehydrating agent take part in dehydration of alcohol, then rearrangement of carbocation, will not possible। अगर इनऑर्गेनिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन नहीं होगा। सर इनऑर्गेनिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक के सर क्या है? जैसे बालक N2O3, जैसे P2O5, N2O3, P2O5, है ना भाई? ये सब जो है, ये सब अपने P4O10, सॉरी N2O5 होता है, P2O3 होता है,
और P4O10 होते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और जब ये सब पार्टिसिपेट करेंगे तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा रेट वोट एक दो रिएक्शन का देख लिया जाए सर। यस सर, आइए देख लेते हैं और एक दो रिएक्शन कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। मिटाए भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो। आइए देखते हैं खटाक से। कैसे? खटाक से। अगर मैं इसकी बात करूं भाई तो समझिएगा क्या मामला है। सर मामला तो बहुत अच्छा लग रहा है ना भाई? मामला तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है आइए देखते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन रखा, ये क्या है आपका? ये है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। मैंने इसका कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया। आपको पता है ये तुरंत जो लोन पेयर है ये किसको देखेगा? H+ को, और ये अटैक करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या सर? यहाँ पे ये वाला कार्ड होगा कि ये बन जाएगा क्या? OH2 पॉजिटिव, और OH2 पॉजिटिव यार ये निकला, और जैसे ही ये पानी निकलेगा तो क्या डेवलप होता है सर? कार्बोकेटाइन डेवलप होता है। सर क्या डेवलप होगा? कार्बोकेटाइन डेवलप होगा। और आपको याद करिए 5 कार्बन की रिंग के ऊपर वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो ये एक्सपेंड होगा कितने में? 6 कार्बन में, और ये एक्सपेंड होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। तो इस पे अब फाइनली क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपना डिलोकलाइज करेगा, तो यानी ये क्या करा दिया? एल्कीन बना दिया। अगर इस रिएक्शन का मैं बात करूं, ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेंगे। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए भाई तो पहली बात देखना, ये क्या है? फर्स्ट इंटरमीडिएट। ये क्या है? सेकंड इंटरमीडिएट। क्या है? सेकंड इंटरमीडिएट। ये क्या है अपना भैया? ये जो है सेकंड इंटरमीडिएट है, और ये क्या है अपना? थर्ड इंटरमीडिएट है। क्या है? थर्ड इंटरमीडिएट। कितने इंटरमीडिएट बने अपने पास? 3 इंटरमीडिएट बने सर। तो देखना, और आपको मैंने बताया था सिंपल भाषा में क्या? जितना इंटरमीडिएट, जब नंबर ऑफ पहाड़ -1 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, तो 3 इंटरमीडिएट तो कितने पहाड़? 4 पहाड़। कितने पहाड़? 4 पहाड़। तो देखिएगा, एक इंटरमीडिएट है, दूसरा इंटरमीडिएट है, तीसरा इंटरमीडिएट है, 3 इंटरमीडिएट यानी 4 पहाड़। सर अगर 4 इंटरमीडिएट होता तो 5 पहाड़, समझे कि नहीं? और ये पहाड़ का जो पीक होता था ये क्या बनाता है? ट्रांजिशन स्टेट बताता है। अगली बात की तरफ मेरे भाई मैं आगे बढ़ूं। यस सर, जल्दी 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 बढ़िए। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ये सारी कांड पूछा, मैंने आपके सामने ये बोला ये रिएक्शन है। क्या है? ये रिएक्शन है, ठीक है सर। ये रिएक्शन है OH, ठीक है। ये क्या है? इसका रिएक्शन अगर करा दिया जाए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये लोन पेयर तुरंत इसको खाएगा, और जैसे ही ये लोन पेयर खाएगा बालक यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH2 पॉजिटिव, और ये हटेगा, और जैसे ही ये हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत पहले यहाँ पे आएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज का बदले में क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। फिर ये कहानी क्या होगी? यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये आ गया भाई साहब, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये क्या होगा? रीअरेंज होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। आपकी बार ये क्या करेगा? मिथाइल देगा, तो मिथाइल शिफ्टिंग करेगा, और मिथाइल शिफ्टिंग करेगा तो ये आएगा, और इसके पास एक आ गया मिथाइल, तो यानी ये, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब भैया यहाँ से या यहाँ से, तो सर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आगे जी। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो देख लेना भाई, एक एक स्टेप देखना। पहले ये लोन पेयर ने H+ लिया, फिर यहाँ पे OH2 बना होगा, OH2 पॉजिटिव बना होगा, हमने इसको निकाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव को शिफ्ट कराया 2 डिग्री पे। अब ये 2 डिग्री आने के बाद ये पॉजिटिव जो 2 डिग्री पे आया, ये बगल में जा रहा है 3 डिग्री होने, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ क्या हुआ? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या हुआ? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, और यहाँ पे क्या हो गया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, और उसके बाद फाइनली यहाँ कार्बोकेटाइन आया, और यहाँ से हाइड्रोजन आया होगा जो अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया होगा, और ये एल्कीन बना होगा। यस सर, ये मामला है। ठीक, एक थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बस और कर लो, ये कांड खत्म हो जाएगा। मिटा दे बालक? यस सर। अब मिटा दिया जाए तो एक कांड थोड़ा सा बस आप पढ़ लो, बस इस रिएक्शन का खात्मा करते हैं। ओके सर, इस रिएक्शन का क्या करते हैं भाई साहब? खात्मा करा जाए। खात्मा का मतलब आइए देखते हैं, यानी एंडिंग इसका किया जाए। मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा ए, मैंने आपसे पूछा बी, मैंने आपसे पूछा
सी। इन तीनों में ज्यादा स्टेबल यानी ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो भाई साहब OH2 पॉजिटिव यहाँ आएगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, OH2 पॉजिटिव यहाँ से हटेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, OH2 पॉजिटिव यहाँ से हटेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला ए के बाद बी, बी के बाद सी। बोलो ना बालक, यस सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये क्या है? OH है, ये क्या है? डबल बॉन्ड ए, और मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या है? OH, ठीक है। यहाँ पे क्या है बालक? यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड O। मैंने पूछा कि भैया ये OH है, ए और बी में ज्यादा कौन होगा? मैंने आपसे बताया था कि जैसे ही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अगर ये क्या है? अल्फा, अल्फा, और ये क्या होगा? बीटा, बीटा पे आपका कोई भी माइनस आई आता है यानी कीटोनिक ग्रुप आएगा तो रेट को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ए, फिर क्या हो गया? बी। अब मैंने आपसे कहा ये क्या है भैया? मैंने आपसे कहा ये रज्जु, ये क्या है अपने पास? ये भी क्या है? रज्जु। और ये क्या है? CH3। इसके पास मैंने क्या रखा? OH। ये ए हो गया, मैंने यहाँ पे ये रखा भैया, ये रखा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये OH। बी रखा, मैंने आपके सामने एक सी रखा, क्या रखा? सी। सर ये बेंजीन रिंग है, ये CH2 है, ये OH है। मैंने आपसे पूछा ए बी सी में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो सर OH2 पॉजिटिव दो, यहाँ कार्बोकेटायन बनाओ। सर OH2 पॉजिटिव दो, यहाँ कार्बोकेटायन बनाओ। सर OH2 पॉजिटिव दो, यहाँ कार्बोकेटायन बनाओ। भैया देखिए ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक रेजोनेंस है, सिर्फ एक रिंग है तो एक रेजोनेंस, यहाँ पे दो रेजोनेंस, तो ज्यादा स्टेबल ए, तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ए का। ए के बाद हो गया सी, सी के बाद यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो सबसे बेकार हो जाएगा कौन? बी। और मैंने आपसे बताया था व्हेन OH ग्रुप, यहाँ पे समझिएगा, व्हेन OH ग्रुप directly attach with double bond, when OH group directly attach with double bond, when OH group directly attach with double bond, then it is super unreactive, towards dehydration of alcohol के लिए ये क्या होगा? अपना सुपर अनरिएक्टिव होगा। जब भी आपका अल्कोहल यानी OH ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच होगा वो सुपर अनरिएक्टिव होगा। सर सुपर अनरिएक्टिव होगा, अगर टर्शियरी है, सेकेंडरी है, वो भी इससे ज्यादा स्टेबल होंगे, वो भी इससे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलिए भैया।